तो 76 से कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस। द टेक्निक फॉर डिक्रीजिंग को चैनल इंटरफेरेंस एंड दस इंक्रीजिंग द सिस्टम कैपेसिटी। तो क्या करना है, को चैनल इंटरफेरेंस को घटाना है हमें एंड आपका इंक्रीजिंग करना है सिस्टम की कैपेसिटी को, ठीक है, कैपेसिटी को बढ़ाना है और हमारा इंटरफेरेंस को कम करना है। तो उसके लिए जो टेक्निक का यूज होता है उसे हम सेक्टोरिंग कहते हैं, या फिर बोले तो सेक्टर्स में बांटना, ठीक है, सेक्टर्स में डिवाइड करना, तो उसी को सेक्टोरिंग बोला। तो इससे हमारा क्या होगा, को चैनल इंटरफेरेंस हमारा कम हो जाएगा और डिवाइड करना और कैपेसिटी हमारी और अच्छी हो जाएगी। तो सेक्टोरिंग प्रोसेस इसको कहते हैं। उसके बाद ये तो है ही नहीं कुछ, ये क्वेश्चन है फाइंड द करंट सप्लाइड। करंट निकालनी है तो इसके लिए देखो वोल्टेज दिया है, अगर हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लें पूरा तो हम करंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। आई क्या हो जाएगा हमारा, वी बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, तो जैसे ये हमारा ये बनाया है, ये दोनों सीरीज़ में है 2 और 1 ओम, ऐसे ये 2 और 2 सीरीज़ में 4 ओम बन जाएगा, ये आपका 3 ओम बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये 4 ओम इस 4 के संग पैरेलल में है, ओके, ऐसे ये 3 इस 2 के संग पैरेलल में है। तो फिर ऐसे सॉल्व करते चले जाना है, ये 3 पैरेलल 2 है, ये 4 पैरेलल 4 है, जो दे देगा 2 ओम। उसके बाद क्या होगा कि फिर ये पूरा जो आएगा उनको वो ये और ये सीरीज़ में हो जाएगा, मतलब ये 2 ओम और ये 3 पैरेलल 2, मतलब ये आपका 6/5, ये सीरीज़ में हो गया, ये सीरीज़ में हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 16/5, ओके। अभी 16/5 आपका आगे आप अगर देखेंगे तो ये 16/5 आपका इस 2 के संग पैरेलल में है, ओके। फिर उसके संग ये 1 सीरीज़ में है और फिर वो 2 के संग पैरेलल में है, ओके। तो इसके संग ये पैरेलल है, ओके। फिर ये जो ये आ गया आपका ये है आर इक्विवेलेंट 16/5 पैरेलल 2 +1 और फिर पैरेलल 2, इसको यहाँ लगा देंगे, वोल्टेज आपको दिया तो सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है व्हाट विल बी द को चैनल रीयूज रेशियो, ठीक है। को चैनल रीयूज रेशियो वो पूछ रहा है क्या होगा फॉर अ सिस्टम वेयर आई इक्वल टू जे इक्वल टू 2। तो अगर ये हमारा जो वैल्यूज है 2 के इक्वल है तो को चैनल रीयूज रेशियो वहाँ पे हमारा सीधे से 6 होगा। तो ये बस क्या है अभी तो याद कर लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, आई इक्वल टू जे इक्वल टू 2 है तो हमारा को चैनल रीयूज रेशियो 6 हो जाएगा। उसके बाद आता है कि कलर सब कैरियर फॉर PAL सिस्टम, ठीक है। PAL सिस्टम के लिए कलर सब कैरियर आपका क्या होगा, ओके। तो 4.43 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हमें बतानी है कि कलर सब कैरियर फ्रिक्वेंसी 4.43 मेगाहर्ट्ज फॉर अ PAL सिस्टम, ठीक है। तो यह वेल डिफाइंड है पहले से, किसकी बात हो रही है, PAL की, तो हमारा 4.43। और आगे चलते हैं, फिर ये आता है द मेजर ऑफ द ईज विद विच मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी एडमिटेड थ्रू अ मटीरियल और मैग्नेटिक सर्किट। तो कितनी आसानी से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को एडमिट करा सकते हैं किसी मटेरियल में या मैग्नेटिक सर्किट में, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, परमियंस कहते हैं, ओके। तो परमियंस क्या होता है, कंडक्टेंस का एक इक्विवेलेंट शब्द होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस का मतलब कि करंट कितनी मुश्किल से फ्लो करती है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ऐसी परमियंस किसका होता है, आपका रिलक्टेंस का। रिलक्टेंस होता है कि कितनी मुश्किल से हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश होगा, है ना, ये कहना चाह रहे हैं कितनी मुश्किल से इस्टेब्लिश होगा, उसका फिर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, ये परमियंस, कि कितनी आसानी से हो जाएगा। तो ये जी और ये एक जैसे, और रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस एक जैसे। उसके बाद ये तो उसका क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग का। फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसको देख लेते हैं कि रिया नीड्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एन बताना है। विद दैट अ सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड के बाद कितने टर्न्स होंगे, इन ऑर्डर टू इंड्यूस अ वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट प्रोवाइडेड दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कैविटी चेंजेस फ्रॉम, ठीक है, फाई हमारा कितना चेंज हो जा रहा है, मतलब डी फाई और डी टी, तो 70 मिली वेबर से हमारा 20 मिली वेबर हो रहा है, और पर टाइम 0.20 सेकेंड, ये हमारा डी फाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई, ओके। व्हाट विल बी द आंसर, तो यहाँ पे E इक्वल टू हमारा हो जाएगा -n d∅/dt, ये फार्मूला होता है हमारा EMF का, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है तो इसमें लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये d∅/dt यहाँ से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 50/50 × 10⁻3, क्योंकि मिली है ना, मिली वेबर, और नीचे 0.20, तो इसको हटाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 50 × 10⁻³ + 2/20, ये क्या बन जाएगा आपका 5/2 × 10⁻⁻1, ओके, ये -1 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.5 या फिर 0.25 बन जाएगा, ये 0.25। अब 0.25 है और वोल्टेज हमें दिया है कितना 50 वोल्ट,
तो ये निकालने के लिए n निकालने के लिए इसको इसके नीचे कर देंगे, ठीक है, इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो 50.25 या आपका ऐसा, तो इसको सॉल्व करोगे, देखो ये क्या वैल्यू देगा, 200 वैल्यू देगा। तो आसानी से आ गया, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। E = -n d∅/dt, ये चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। उसके बाद आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। सेमीकंडक्टर बट ऑप्टिकल टाइप के एम्पलीफायर के लिए क्या चीज़ हमारा सही नहीं है, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका मतलब कि कौन से सही है। तो दे प्रोवाइड हाई गेन ओवर वाइड स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ, तो वाइड स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ में वो हाई गेन प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा सही है। उसके बाद दे आर स्मॉल इन साइज, तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर हमारे स्मॉल होते हैं साइज में, तो ये सही है। और दे कैन बी इंटीग्रेटेड टू प्रोड्यूस सब सिस्टम, तो उनके इंटीग्रेट करके हम सब सिस्टम बना सकते हैं, ये भी ठीक है। अब भैया सारे ठीक ही हैं, तो गलत क्या होगा हमारा, तो दे कांट बी यूज फॉर वाइड बैंड एप्लीकेशन, तो वाइड बैंड एप्लीकेशन में हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वाइड बैंड एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते ऑप्टिकल एम्पलीफायर को, ये याद रखने वाली बात है। ओके, फिर इसको छोड़ देते हैं। आई डोंट नो, बट कुछ क्वेश्चंस बीच में वो मतलब ऐसे हिंदी में कर दिया है। उसके बाद ये पिक, ठीक है, PIC जो कंट्रोलर होता है, ये उसकी बात कर रहा है, तो ये भी हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। फिर ये है कि PIN डायोड, ओके, PIN डायोड में क्या होता है, बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर को सैंडविच कर देते हैं। सैंडविच समझ रहे हैं कि आपका P है, फिर ये I है, फिर ये N है, ये ऐसे आपका डायोड हो गया, ये डायग्राम इसका P, I और N, इसको सैंडविच कर दिया है, ओके, बीच में ये है। कंजिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है कि हैविली P और N रीजन्स होने चाहिए सेपरेटेड बाई अ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, और इसमें क्या है कि P और N जो है वो हैविली डोप्ड होने चाहिए, एक तो पहली ये बात, ठीक है। तो लाइटली डोप्ड वाला ये गलत। यहाँ पे क्या है कि लाइटली डोप्ड P और हैविली डोप्ड P और लाइटली डोप्ड N, तो लाइटली डोप्ड N की वजह से ये गलत, ऐसे ही यहाँ पे ये गलत है। और इसके ऊपर यहाँ पे फिर रजिस्टिव मटेरियल होना चाहिए ये, ओके, तो सेपरेटेड बाई अ हाई रजिस्टिविटी मटेरियल, तो ये बीच में होना चाहिए इनके। तो PIN हमारा डायोड की बात हो गई। उसके बाद आया कि इफ़ LC कंपोनेंट्स आर यूज इन द फीडबैक पाथ ऑफ एन ऑसिलेटर, अगर LC कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं फीडबैक पाथ ऑफ एन ऑसिलेटर में, तो LC कंपोनेंट से हमारे क्या बनते थे, हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर बनता था, ओके। तो वो क्या कह रहा है, द वेव फॉर्म जनरेटेड इज, तो जो वेव फॉर्म बनेगी वो हमारी कैसी होगी, वो स्क्वायर वेव फॉर्म होगी एट रेडियो फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल फ्रिक्वेंसीज पे नहीं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे जो RF पे हमारी जो वेव जनरेट होगी, ओके, तो वो कैसी वेव होगी, वेव जनरेटेड इज आपका स्क्वायर वेव जनरेट होगी, ये याद रखेंगे, ठीक है। कि किसकी बात कर रहे हैं, LC कंपोनेंट अगर ऑसिलेटर में हमने यूज़ किया उसके फीडबैक पाथ में, असेंबली बोल सकते हैं, LC ऑसिलेटर ही हमने यूज़ किया है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, असंगत मतलब ऑड वन आउट क्या होगा, तो PD है, पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट, पेजर, व्यक्तिगत कंप्यूटर और पेंसिल क्या है, कुछ नहीं है। और अगर ये पेंसिल स्टाइलस को भी बोल रहे हैं तो भी ठीक है। स्टाइलस क्या होता है, जो आपका फ़ोन से टैबलेट्स होते हैं जिसमें आप पेन के थ्रू उसको चला सकते हो, उस पर स्क्रीन को, अगर ये भी है स्टाइलस भी, तो फिर ये आपका ऑड वन आउट में यही आ जाएगा कि ये ऑड मतलब बाकी एक जैसे हैं, ये अलग है। उसके बाद स्टेटमेंट दिया है किसका, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम का, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, कि डैश ये क्या है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एन एलिमेंट इन अ नेटवर्क इज रिप्लेस बाय अ वोल्टेज और करंट सोर्स, मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं एक्चुअल में, ओके। तो थेवेनिन थ्योरम तो ऐसा कहती नहीं है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी नहीं, नॉर्टन भी नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम कहती है कि अगर एक नेटवर्क के अंदर हम एक एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं वोल्टेज या करंट सोर्स से, वो वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू द वोल्टेज करंट अक्रॉस द एलिमेंट इन द प्रीवियस नेटवर्क, देन द इनिशियल कंडीशन इज द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क विल बी अनऑल्टर्ड। मतलब कुल मिला के ये है, मान लो एक रेजिस्टेंस है किसी नेटवर्क में, ये नेटवर्क की एक ब्रांच है, ये काफ़ी बड़ा सा नेटवर्क हो सकता है, मुझे पता नहीं है क्या, ओके। तो इस नेटवर्क में मान लो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट है, ओके। इसका कुछ भी रेजिस्टेंस होगा 2 ओम, तो आप इस 2 ओम के रजिस्टर को अब आपने एक 8 वोल्ट से ये रिप्लेस कर दिया, और बाकी आपका पूरा सर्किट वही है, तो उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहना चाह रहा है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा कौन सी थ्योरम कहती है, ऐसा आपका सब्स्टिट्यूशन थ्योरम कहती है। और एक्चुअली में यहाँ हम कर क्या रहे हैं, सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन दे दिया कि द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम I इजकल टू M इंटू V इंटू R, ठीक है। इसके इक्वल होता है रेडियस वेलोसिटी और ये हमारा मास, तो I इजकल टू MVR होता है। अब वो कह रहा है वेयर I इज द एंगुलर मोमेंटम, M इज द मास, V इज द वेलोसिटी, R इज द रेशियर, इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम का। तो
तो यहाँ पे हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो देखो आसान है, m के लिए m कर देंगे और ये वेलोसिटी क्या होता है हमारा आपका डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। वेलोसिटी डी बाई टी, मतलब ये लेंथ और t इनवर्स, ठीक है। तो ml t माइनस और रेडियस क्या होगा, ये भी लेंथ होगी आपका, तो ये क्या हो जाएगा ml2t-1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये तो आसान था डायमेंशनल फार्मूला निकालना। उसके बाद इन्होंने बोला है कि नेम द कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इंडियाज PSLV C50 ऑन 17 दिसंबर 2020 को इंडिया ने सक्सेसफुली सैटेलाइट लॉन्च करी थी, उसका नाम आपसे पूछा है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई। CMS-1 सैटेलाइट का नाम था CMS और 01, ठीक है, पहला। तो इंडियाज PSLV C50 के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी CMS-1। उसके बाद आता है मैच द कॉलम्स, ओके। तो यहाँ पे हमें यूनिट से मैच करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज हमारा एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, फेज एंगल रेडियन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये न्यूमेरिकल आ गया। उसके बाद व्हाट डज द गिवन इमेज शो, ये गिवन इमेज क्या हमें शो कर रही है, ये दो वोल्टेज सोर्स हैं, ओके। ये दो वोल्टेज सोर्स हैं, ये तो दिख रहा है। तो दो वोल्टेज सोर्स को हम एक साथ लगा सकते हैं, पर दोनों AC हैं। तो ये DC सोर्सेज वाला तो बिल्कुल ही गलत कर दो, दोनों AC सोर्स सीरीज में है। बट यहाँ पे सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी है नहीं है, देखो इसमें 10T है, इसमें 10.5 है, तो यहाँ पे डिफरेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी। उसके बाद ये आपका तो ये न्यूमेरिकल है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है, अच्छा एक न्यूमेरिकल में रिवाइज करवा देता हूँ कि 8051 के पास, माइक्रो कंट्रोलर के पास 21 स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल आपके रजिस्टर्स थे। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8086 की बात कर रहा है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर एडवांस हैज़ एन डैश बिट एड्रेस, ठीक है, इसके पास 20 बिट एड्रेस बस होती है। एड्रेस लाइन्स कितनी होती है 20 एड्रेस लाइन्स। ये बताना है, इसको मैं लीव कर देता हूँ, ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। सारे के सारे क्या नैंड गेट्स हैं, ओके। चलो ठीक है, ये क्या दे देगा, ये आपको यहाँ पे देगा A.B का बार, ये C है। तो ये जब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसी A.B बार के संग पहले इसको सॉल्व कर लो। ये क्या दे देगा आपका A बार प्लस B बार, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका C, और पूरे का आपका क्या हो जाएगा बार इस जगह पे। ऐसे ही इस जगह पे आपका क्या देगा D बार प्लस E बार, और पूरे पे आप इंटू F, और पूरे पे आपका बार, है ना, ये देगा। और फिर से इसका वो करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ ये और ये, अब इसका अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसका और इसका आपको एंड करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और होल बार, तो सॉल्व करके लाएंगे तो आपका ये ऑप्शन ठीक आ जाएगा, मैच कर लेंगे सॉल्व करके, ओके। अब ये आता है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, ओके। ये आपका मतलब अलग अलग कंपोनेंट दिए हैं पूरी तरीके से। ये आपका एक माइक्रो कंट्रोलर टाइप का दे दिया, ये CPU है, इंटरप्ट कंट्रोल, एक्सटर्नल इंटरप्ट, रोम है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये जो चीज़ है ये क्या है आपका, देखो बस कंट्रोल तो उसने ऑलरेडी दे दिया, सीरियल पोर्ट ऑलरेडी दे दिया, बचा क्या पैरेलल पोर्ट और आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो ये जो एड्रेस और डेटा लाइंस हैं ये आपके कहाँ पे जाते हैं, आपके इनपुट और आउटपुट पोर्ट में जाते हैं। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट है ये हमारे। उसके बाद कि डैश इज एन टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर, एक तरीके का फोटो डिटेक्टर है विच कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल इनटू, ऑप्टिकल सिग्नल को वो किस में चेंज करता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद करने रखने के लिए ज़रूरी है कि ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में आपका कौन चेंज करेगा, PIN डायोड करेगा। एक तरीके का क्या होता है फोटो डिटेक्टर। जीनर डायोड नहीं करेगा, शॉर्ट की नहीं, एवलेंच भी नहीं, ओके। जीनर और एवलेंथ लगभग एक तरीके के काम करते हैं। तो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है तो हमारा क्या है PIN डायोड, और इसका उल्टा फोटो डायोड अगर वो उसको इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में चेंज करेगा मे बी। उसके बाद आते हैं फोटो डायोड, आपका यही करता है, फोटो डायोड भी यही करता है कि फोटो डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विद अ PN जंक्शन दैट कन्वर्ट्स फोटॉन्स और लाइट्स इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। तो PIN असल में एक फोटो डायोड ही है, मतलब ये कहने का मतलब है कि ओके 3 टाइप्स ऑफ फोटो डायोड आपका PIN फोटो डायोड, ठीक है, PN फोटो डायोड और अवलेंच फोटो डायोड, अवलेंच टाइप का फोटो डायोड, ओके। तो ये जो PIN है ये आपका एक तरीका का क्या है फोटो डायोड ही है। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया इस पॉइंट को, ठीक है, ये आपका फोटो डायोड ही है।
तो अवलेंच फोटो डायोड, ये तो केवल डायोड है तो ये हमारा गलत होगा। तो PN फिर PIN फोटो डायोड और अवलेंच, ऐसे 3 तरीके के फोटो डायोड आपके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एंड अंडरगोज एन अब्रप्ट चेंज एट द क्लैडिंग बाउंड्री विच इज नोन एज। तो अगर आपको क्या है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, ठीक है, ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बट कोर और क्लैडिंग की जो बाउंड्री है, वो जो बाउंड्री है कौन सी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है कोर क्लैडिंग की, ठीक है, ये क्लैडिंग है पूरा और ये बी अंदर वाला कोर है। इस बाउंड्री पे आपके अब्रप्ट चेंज हो जा रहा है आपका, तो ये कैसा है कि एक स्टेप की तरह है, ये एक स्टेप ले लिया, ठीक है, अब्रप्ट चेंज। जैसे आपको देखना है अब्रप्ट वर्ड, ये अब्रप्ट वर्ड आया मतलब वो आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। तो ग्रेडेड इंडेक्स क्या होगा, जब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज कर रहा है। स्केल इंडेक्स भी नहीं और यूनिफॉर्म इंडेक्स तो बिल्कुल नहीं होगा जब क्योंकि चेंज कर रहा है। यूनिफॉर्म वो होगा जब कभी चेंज ही ना करे। तो ये आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर हो गया क्योंकि एक स्टेप में चेंज उसने लिया, तो अब्रप्ट सबका मतलब स्टेप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट होल्ड ट्रू, क्या हमारा सही नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या सही नहीं है। यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज दिए हैं, देखो आई टोटल तो होगा जो करंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वही टोटल करंट हो जाएगी, तो ये सही है हमारा। उसके बाद 1/R टोटल, क्योंकि R तीनों के तीनों R पैरेलल में है तो यहाँ तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि इधर और ये और ये, अब क्योंकि पैरेलल है तो वोल्टेज सेम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ये हमारा गलत हो जाएगा। और वोल्टेज निकालने का कोई भी फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं कहता कि वोल्टेज निकालो, जैसे ये कह रहा है 1/V करके 1/V1 1/V2 1/V3। उसके बाद ये क्वेश्चन जो हमने एक इस फॉर्मूले से सॉल्व किया था कि E = -N d∅ आपका dt, जो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये जो लॉ होता है ये कौन सा लॉ होता है, ये आपका फराडे लॉ होता है, ठीक है, ये फराडे लॉ ये उसको देता है इक्वेशन को। और इसमें ये जो नेगेटिव है यह किसकी वजह से, ये आपका लेंज लॉ की वजह से है। तो नेक्स्ट देखते हैं 103 है। 103 में क्या कह रहा है कि अजरसन रीजन वाला क्वेश्चन है। प्लेटिनम एंड कॉन्स्टेंटन आर प्रेफर्ड मटेरियल्स यूज फॉर फैब्रिकेटिंग के रियोस्टेट्स की बात कर रहा है कि रियोस्टेट्स को फैब्रिकेट करने के लिए हम प्लेटिनम और कॉन्स्टेंटन को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है। फिर इसका रीज़न बताया है कि हाई रेजिस्टिविटी, हाई वर्किंग टेम्परेचर एंड हाई कोरोजन रेजिस्टेंस और लो कॉस्ट। तो ये क्या है कि दोनों हमारा अजरसन रीजन ठीक है कि ये जो मटेरियल होते हैं इनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है और इनका वर्किंग टेम्परेचर हाई होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी काफ़ी हाई होता है। तो ये दोनों मटेरियल प्लेटिनम और हमारा कॉन्स्टेंटन, इसकी वजह से इनको हम रियोस्टेट्स में, ये क्या है, रियोस्टेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, तो इस वजह से इनको हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अजरसन रीजन ठीक है। उसके बाद आता है द गिवन प्रॉपर्टीज डिफाइन विद द मैग्नेटिक सर्किट मेजर। मैग्नेटिक सर्किट मेजरमेंट के लिए प्रॉपर्टीज के अपोजेस द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इट इज़ नोटेड बाई एस। मतलब ये इन चार में से ऐसी क्या चीज़ है जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ है, ये कहना चाह रहा है। ओके, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ऐसा क्या चीज़ है, परमिएंस को नहीं करते, कंडक्टेंस को जी से, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई आपका रिलक्टेंस होता है। जैसा आपका रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में आपका ऐसी आपका रिलक्टेंस होता है। ये मैंने ऊपर भी बताया। इसकी यूनिट आपकी कि 1/हेनरी या हेनरी इनवर्स होती है और अपोजेज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये अपोज करता है ना, अपोज करता है। और परमिएंस हमने पढ़ा था जो हमारा ईज ऑफ मतलब आसानी से होने देता है और ये अपोज करता है, तो आपका रिलक्टेंस हो गया। उसके बाद आते हैं 105 पे, ये न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देते हैं। फिर ये कि डैश इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ हाउ इजीली अ सर्किट और डिवाइस विल अलाउ द करंट टू फ्लो इट। तो ये एक मेजर होता है कि एक डिवाइस में कि हमारा कितने आसानी से एक सर्किट में एक डिवाइस में करंट को फ्लो होने दिया जाए। तो हमारा जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। ओके, इम्पिडेंस क्या होता है कि वो अपोज करता है और 1/, इम्पिडेंस हमारा क्या होता है, वो हमारा एडमिटेंस होता है। ये Z होता है इम्पिडेंस, तो 1/Z आपका क्या होता है, एडमिटेंस होता है। तो वो यहीं पे यही पूछ रहा है। तो एडमिटेंस समवट इक्विवेलेंट टू कंडक्टेंस की तरह होता है, ठीक है। तो कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है हमारा करंट या होने दे, वो हमारा एडमिटेंस कहता है। उसके बाद एटमेल जो हमारा एक कंपनी है माइक्रो कंट्रोलर ये सब चीज़ें बनाएगी, तो उसका एटमेगा 164 इज इक्विप विद द, इसमें कितनी रिस्क, ठीक है,
हमारा इंस्ट्रक्शंस होती हैं। रिस्क टाइप कितनी इंस्ट्रक्शन होती हैं ये हमें बताना है। 164 में एटमेगा 164 में 131 रिस्क टाइप इंस्ट्रक्शन होती हैं। ठीक है, 131 रिस्क टाइप इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, एटमेगा 164 में। उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है कि आपका ए बी बार, ये डैश बी पे है, फिर सी प्लस बी डी, और इसी में पूरे में आपका क्या ऐड होगा, ए बार बी बार और फिर सी। इसका आपको सॉल्व करके बताना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी बार सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी बार और बी और डी। ओके, फिर इसी में क्या ऐड हो रहा है, ए बार बी बार, और इन्हीं सब में आपको सी भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सी डॉट सी आपका क्या बन जाएगा, केवल ए बी बार सी बन जाएगा, और ये बी इंटू बी बार आपका क्या बना देगा, 0 बना देगा। और ये क्या बचा, ए बार बी बार और सी। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले लो, बी बार सी को कॉमन ले लो, तो ये ए प्लस ए बार बचेगा, और ए प्लस ए बार आपका होता है 1, तो ये क्या बच जाएगा, बी बार सी। देखो यही आंसर है यहाँ पे। ओके, तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ये भी आपका ये एक न्यूमेरिकल आ गया। फिर ये हिंदी में दिया है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट। तो वोल्टेज का एप्लीकेशन हमारा क्या नहीं है। ओके, तो वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट का एप्लीकेशन आपका क्या नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वोल्टेज पैरेलल सर्किट में इक्वल होगा, और जब इक्वल होगा तो वोल्टेज डिवाइड ही नहीं होगा, तो वोल्टेज डिवाइडर आपका एप्लीकेशन नहीं है ना। जब वोल्टेज इक्वल होगा पैरेलल में तो वो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन ठीक है प्रोग्रामिंग का है। फिर ये आता है कि डैश ऑसिलेटर रेंज फ्रॉम 20 किलोहर्ट्ज से लेके और बहुत हाई रेंज 300 मेगाहर्ट्ज तक आपका होता है। ओके, दे कैन हैव बी यूज फॉर माइक्रोवेव एप्लीकेशन एज देयर कैपेसिटर्स। इसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, मतलब 2 कैपेसिटर C1 C2 प्रोवाइड लो रिएक्टेंस पाथ फॉर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो यहीं से ये डिफाइंड हो गया कि ये कॉलपिट ऑसिलेटर की बात हो रही है। अगर वो इंडक्टर्स कहता तो वो हार्टले हो जाता। उसके बाद ये हमारा क्या है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है कि इज डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी और इन जूल्स विच इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन फॉर ब्रिंगिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक इधर से इधर लाने के लिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस के बीच में आपका डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट है। ये बोलेंगे कि VA ये 1 इलेक्ट्रॉन और VB, तो ये बोला जा रहा है कि VAB या VA माइनस VB माइनस VA आपका 1 वोल्ट के इक्वल है। तो 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो एनर्जी हमको लगती है उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। उसके बाद आता है कि विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर विच इज़ ओरिजिनली अ फ्रेंच वर्ड। तो एंटरप्रेन्योर एक हमारा फ्रेंच वर्ड था ओरिजिनली। इसका मतलब क्या होता है, तो टू अंडरटेक, मतलब कुछ इस तरीके से कि टू एक्शन लेना। ठीक है, काम करना, परफॉर्म सपोर्ट नहीं, टू अंडरटेक। उसके बाद ये हमारा एक सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। फिर आता है डिस्टॉर्शन फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ही हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर के इक्वल होता है। ओके, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर के इक्वल हो गया। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप पावर फैक्टर मीटर। तो इसका एक एडवांटेज हमारा क्या है कि दे हैव हाई टॉर्क टू वेट रेशियो। ठीक है, टॉर्क टू वेट रेशियो जो इसका होता है काफ़ी हाई होता है। ठीक है, लार्ज वैल्यू का होता है। किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप पावर फैक्टर मीटर की बात कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। इसका टॉर्क टू वेट रेशियो काफ़ी हाई होता है, इसका एडवांटेज होता है। ये क्या है आपका, ये एक एम्पलीफायर तो है नहीं, ये करंट डिवाइडर तो है नहीं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी नहीं है। तो यहाँ पे बचा क्या, वोल्टेज डिवाइडर की बात कर रहा है, पर ये तो मैं तो कहूँगा कि ये वेरिएबल रजिस्टर है। ओके, वेरिएबल रजिस्टर, बट ठीक है, ये मतलब क्या है, इसकी मदद से आप वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हो, तो वोल्टेज डिवाइडर है। अब होने को तो करंट डिवाइडर, मतलब ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, लेकिन लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर तो है नहीं, डायग्राम से एम्पलीफायर है नहीं, तो इन्हीं दोनों में से होगा, वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, ये फिर ये भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन है
इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड फाइंड IT, टोटल करंट निकालनी है। तो टोटल करंट निकालना तो बड़ा आसान है, आपका 100 वोल्ट है और आप इसको R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो तो आपको टोटल करंट आ जाएगी। तो पहले इन दोनों का पैरेलल वैल्यू निकालो तो 40 40 देगा 20। अब यही 20 उस 40 के संग पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा 20 × 40 अपॉन 20 + 40, तो ये क्या दे देगा आपका 2 3 6, तो ये क्या दे देगा आपका 40/3। ओके, अब ये हमें करंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा 100/40 और 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका क्या दे देगा 2, ये दे देगा 5, तो ये 15/2, ये आपका 7.5 एम्पियर दे देगा करंट। ओके, तो इसमें क्या है टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। फिर आता है कि डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू प्रोवाइड एन सिस्टमेटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। तुम्हारा लॉजिक गेट, ठीक है, बी ट्री कोई मतलब नहीं, ट्रूथ टेबल नहीं, के मैप नहीं। लॉजिक गेट एक क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा, जो हमें बूलियन एक्सप्रेशंस देता है। ओके, ये देखो गूगल पे लॉजिक गेट, इट इज अ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू मॉडल सिंप्लीफाई बूलियन फंक्शन सिम्बॉलिकली। ठीक है, तो लेकिन अगर ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो ये हमारा कार्नोफ मैप आता है। कार्नोफ मैप आर यूज टू फैसिलिटेट द सिम्प्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस लड़के ने 4 ऑप्शन चूज किया था, के मैप को चूज किया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली, क्योंकि मैं भी वही 1 मिनट सोचने लगा, तो आपका के मैप ही होगा यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, उसके बाद आता है कि फाइबर इज प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिकल केबलिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइबर केबल की जो फाइबर केबल होती है उसकी हमारी बैंडविड्थ हाई होती है, बैंडविड्थ हाई होती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक उससे हम ट्रांसमिशन करा सकते हैं और इम्यूनिटी उसकी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, इम्यूनिटी जो हमें चाहिए, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये काफ़ी अच्छी होती है, मतलब सारी चीज़ें बेटर होती हैं उसकी, बस उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम। तो इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम का हमारा एडवांटेज क्या नहीं है? द ग्रिड कवर्स अ स्मॉलर नंबर ऑफ कंज्यूमर देन दैट ऑफ अ इंडिविजुअल जनरेटिंग स्टेशन। तो ये जो ग्रिड है वो हमारा लेस नंबर ऑफ यूजर को कनेक्ट कर पा रही है, लेस नंबर ऑफ यूजर, ये इसका एक एडवांटेज नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज है। ओके, बट एक इंडिविजुअल आपका जनरेटिंग स्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर को जोड़ सकता है, पर इंटरकनेक्टेड ग्रिड इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम आपका लेस नंबर ऑफ यूजर को ही सर्व कर पाता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आगे चलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस यूजेज। तो जीपीएस आपका सीडीएमए को यूज़ करता है, ये भी अच्छा एमसीक्यू है। ठीक है, 1 लाइनर एमसीक्यू है, तो इस तरीके के एमसीक्यू के चांसेस रहते हैं आने के। तो जीपीएस आपका सीडीएमए को यूज़ करता है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये क्या है, इससे इसको माइनस करना है। ओके, तो ये मैंने लिख लिया, इसको मैंने कर लिया। तो 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0, 1 से 1 0, 1 से 0 तो 1। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 0 से 0 तो 0। जब आपका 0 से 1 माइनस करने की बात आएगी, जैसे 0 से -1, तो आप यहाँ तो 1 लिख दो, यहाँ आपने 1 लिख दिया, बट एट द सेम टाइम आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो ये आपने एज अ बोरो ले लिया। ओके, तो जब ये आपने यहाँ बोरो ले लिया तो यहाँ 0 बच गया, तो 0 - 0 0 और फिर से 1 - 0 0 1 और 1 - 1। ठीक है, तो ये तो आपको 1 1 0 दे रहा है, क्योंकि ये आपने 0 बना लिया और 0 - 0 ये वाला, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, तो ये 0 - 0 इसने ये 0 दे दिया। बट जहाँ पे बोरो लिया यहाँ पे 1 देगा, तो देखो 1 1 0 1 0 और 1 0 0, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोरो वाला कंडीशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसेक्शन में क्या कंडीशन हो सकती है? 4 कंडीशन हो सकती है कि आपका 1 में से 1 गया तो आपका 0 आ गया, 1 में से 0 गया तो आपका 0 आ गया, 1 आ गया। ओके, 0 में से 0 गया तो आपका 0 आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे आपने किया कि 0 में से 1 को माइनस करना है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे एक बोरो लेना पड़ेगा। ओके, एक बोरो लेना पड़ेगा, तो 0 - 1 अगर आप करेंगे तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। बाकी 3 केस तो ईजी हैं। उसके बाद आता है कि इन अ माइक्रो प्रोसेसर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डुअल नहीं, डायरेक्ट नहीं, मेमोरेबल नहीं। ओके, और डायरेक्ट मेमोरी एडवाइस नहीं, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे क्या सही नहीं है कि
टू सिमिलर लाइन ऑफ फोर्सेज ट्रेवल साइड बाई साइड एंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो टू सिमिलर लाइन ऑफ फोर्सेज जो हैं वो एक साथ ट्रेवल करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये हमारा गलत है। नो टू फ्लक्स लाइन्स क्रॉस ईच अदर, कभी भी कोई भी दो फ्लक्स लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये सही पॉइंट है। और क्या सही पॉइंट है, ईच मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इज अ क्लोज लूप, और हर एक फ्लक्स लाइन जैसे ये है ये क्लोज लूप होती है, यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ पे एंड हो जा रही है। ओके, एक क्लोज लूप ही बनाएगी हर एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, ये सही है। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ठीक इन द फील्ड, यही मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जितनी भी होती हैं वो है। तो ये सारे पॉइंट ठीक है। ये वाला हमारा गलत है कि एक दूसरे के साथ में ट्रेवल करती हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर ये अट्रैक्ट करेंगी तो फिर ये इंटरसेक्ट नहीं कर जाएंगी। मतलब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर दो हमारी लाइन ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करें एक दूसरे को तो कभी ना कभी वो इंटरसेक्ट भी तो कर जाएंगी अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये अट्रैक्शन वाला पॉइंट हमारा गलत है। फिर आता है कि द बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसीज इन अकॉर्डिंग्स विद अ प्री अरेंज्ड कर्व। तो प्री अरेंजमेंट की कभी जैसे बात कर रहा है और बूस्टिंग की बात कर रहा है कि हायर, देखो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस ये जो दो शब्द हैं, एक बात समझो, ये हमेशा हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसीज पे ही लगते हैं आपके। ओके, हमेशा ये दोनों केसेस। बट क्या है कि जब इनकी बूस्टिंग करते हैं तो इसको प्री एम्फेसिस कहते हैं, जो ये पहला वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। और जब इसको इनकी वैल्यूज़ को कम करते हैं, ठीक है, अटीनिएट करते हैं, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, डी एम्फेसिस कहते हैं। बट ये लगता हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसीज पे ही है, ठीक है। तो ये प्री अरेंज्ड है, ये आपके डिवाइस के प्री अरेंज्ड है, प्री एम्फेसिस, और बाद में आपके अरेंज है तो आपका डी एम्फेसिस है। दिस इज डी एम्फेसिस, दिस इज प्री एम्फेसिस। अब यहाँ पे क्या है कि फाइंड द ऑड वन हिंट ट्रांसड्यूसर के हिसाब से। तो देखो, अगर हमें ऑड वन निकालना है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, माइक्रोचिप्स, इसमें कोई भी हमारा एक ट्रांसड्यूसर नहीं है या फिर ये सारे सेंसर नहीं है एक तरीके से, ये हमारा सेंसर है, तो रेडिएशन सेंसर हमारा एक ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। उसके बाद आता है द गिवन इमेज रिप्रेजेंट विच लॉजिक, ठीक है। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि ये नॉर गेट को शो कर रहा है, ठीक है। और में ये बबल लग के नॉर हो गया। फिर यहाँ पे आता है कि डीजनरेट मोड इन अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डीजनरेट मोड की अगर बात कर रहा है ये किसके अंदर, रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर, तो हमारा TE-MN मोड एंड TM-MN मोड, जब हमारा M और N दोनों ही हमारे नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ओके, तो जैसे कि TE हमारा 1-1, ठीक है, और 1-2, मतलब ये एक भी 0 नहीं होना चाहिए। तो डीजनरेट मोड का मतलब है कि एक भी M और N में से एक भी 0 ना हो, ठीक है। तो M और N में से एक भी 0 नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, वो डीजनरेट मोड होगा। एक भी 0 नहीं होगा तो आपका वो डीजनरेट मोड होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इन 8051 तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे इंटरप्ट आपके डिसेबल्ड ही होते हैं। तो कभी भी शुरू में इंटरप्ट खोल के तो दिए नहीं जाते हैं, है ना। इंटरप्ट तो जब हमारी ज़रूरत होती है तब हम लगाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे इंटरप्ट हमारे डिसेबल होते हैं। फिर हमारा ये है नहीं एज पर द, ठीक है, एज पर द अमेंडेड EC एक्ट की बात हो रही है। द मिनिमम करेक्टेड लोड फॉर अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के लिए कितना मिनिमम करेक्टेड लोड हमारा हो सकता है, तो 100 किलोवाट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम करेक्टेड लोड की हमारी 100 किलोवाट हो सकती है। किलोवाट मतलब ये अच्छा मिनिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम नहीं। तो ये मतलब कुल मिला के यहाँ 100 किलोवाट बोला है, बट ये किसकी बात कर रहा है, जैसे एक फ्लैट टाइप की बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम आप 100 किलोवाट को ले सकते हो, ठीक है। अमेंडेड EC एक्ट के थ्रू एनर्जी जो भी है 100 किलोवाट फॉर ए बिल्डिंग, ये न्यूमेरिकल आ गया। और इसके बाद ये तो हिंदी में है। फिर फॉर अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपलिंक एंड डाउनलिंक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वही चलेंगी, तो 6 गीगाहर्ट्ज़ आपका अपलिंक और 4 गीगाहर्ट्ज़ आपका डाउनलिंक। भाई ये किसके लिए बात हो रही है, ये आपका C-लिंक, C बैंड के लिए बात हो रही है, C टाइप बैंड की बात हो रही है। ओके, C बैंड में, ये C बैंड है, तो C बैंड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपका अपलिंक कितना है 6 गीगाहर्ट्ज़ और डाउनलिंक कितना है आपका 4 गीगाहर्ट्ज़। फिर ये हमारा न्यूमेरिकल आ गया। फिर फाइंड द ऑड वन आउट, तो फ्लोट, कैर, इंट सही है, ये गलत है। प्रिंट, F, ये प्रिंट कुछ भी नहीं, गलत है, इस वजह से ऑड वन आउट। उसके बाद ये हिंदी में दे दिया है
कि नॉट एन एडवांटेज ऑफ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशिएटर, कोई डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, तो लीनियर ठीक है, वेरिएबल, डिफरेंशियल ठीक है, और ट्रांसफार्मर LVDT, इसका एक एडवांटेज क्या नहीं है, मतलब बाकी एडवांटेज है, तो इसका रेजोल्यूशन इन्फिनाइट होता है, लो हिस्टैरिसीस होता है, लीनियर होता है, तो इसका जो डायनेमिक रेस्पॉन्स होता है वो ये बोलने की लिमिटेड होता है, तो ये गलत है, लिमिटेड नहीं होता इसका डायनेमिक रेस्पॉन्स एक LVDT का, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का। फिर आता है कि द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर मार्केट सर्वेज, ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारा। उसके बाद आता है 149 कि डिटरमाइन द नॉर्मलाइज रिजल्टेंट पैटर्न ऑफ द एरे ऑफ टू डायरेक्शनल सोर्सेज, ठीक है, शॉर्ट कोलिनियर डायपोल, तो ये दो डायपोल है हमारे, एक शॉर्ट डायपोल एक ये यूज़ कर रहे हैं, एक इधर यूज़ कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया हमें D, और ये इस एंगल पे हम ये मतलब यहाँ वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये हमारा होगा तो इस एक्सिस के अराउंड ये हो जाएगा, ठीक है, पैटर्न, ठीक है, नॉर्मलाइज रिजल्टेड पैटर्न जो हमें बताना है, तो ये जो दो डायपोल है इनके केस में क्या होगा आपका ऐसे और ऐसे होगा, इस एक्सिस के एक्स एक्सिस के अराउंड में, ये एक्स एक्सिस जो है इसके अराउंड अगर देखें तो इसके ऊपर नीचे, ये चार वाला नहीं, इसके इधर उधर नहीं, और ये गोल नहीं होगा, थोड़ा सा फैला हुआ होगा। ओके, लास्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हेक्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या है आपका 16 पावर 4 3 2 और 1 और 0, और इसमें जो जो नंबर यहाँ पे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसमें 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, मल्टीप्लाई कर दो तो 16 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका कितना हो गया 257।